नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं रूस के विदेश नीति की। हमने रूस का उदय देख लिया था पहले कि रूस का उदय किस तरह सोवियत संघ से अलग होकर सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो रूस बना। रूस सबसे बड़ा गणराज्य था, सबसे ज्यादा जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता था, सबसे ज्यादा वहां पर हम कह सकते हैं कपड़ा उत्पादन है, खनिज है, तेल है। ये सबसे ज्यादा अगर हम सोवियत संघ की बात करते हैं तो सोवियत संघ में सबसे बड़ा गणराज्य के रूप में रूस हमको देखने को मिला। इस तरह रूस का उदय हुआ। अब रूस की विदेश नीति क्या रही उसके बाद जब सोवियत संघ का विघटन हो चुका था तो उसके बाद रूस विश्व राजनीति में उभर के सामने आया अपनी एक अलग पहचान के साथ। तो आज हम उनकी बात करने वाले हैं, उसी बारे में बात करने वाले हैं कि विश्व की राजनीति में रूस की क्या क्या भूमिका रही है। तो पहली बात करते हैं हम रूस की विदेश नीति। रूस की विदेश नीति, देखिए विदेश नीति से तात्पर्य है कि उसके जो परराष्ट्र संबंध है, दूसरे राष्ट्रों से संबंध है, वो किस तरह के हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो किस तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी क्या अहमियत है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो अपनी बात किस तरह रखता है, अपने आप को कहां स्टैंड करता है, हम उसकी बात करने वाले हैं। तो विश्व राजनीति में जो भूमिका पहले सोवियत संघ की थी वो भूमिका रूस की नहीं रही। सोवियत संघ एक स्ट्रॉन्ग था उस समय, तो एक बराबर की टक्कर लेने वाला था। दो ध्रुवीय राजनीति थी, अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य में एक संतुलन व्याप्त था। लेकिन जैसे सोवियत संघ का विघटन हुआ, विश्व राजनीति में रूस की जो भूमिका है वो गौण भूमिका की तरह हमारे सामने नजर आई है। तो पहली एक हम बात कर सकते हैं विश्व राजनीति में, विश्व राजनीति में गौण भूमिका। देखिए विश्व राजनीति में गौण भूमिका, गौण का मतलब है कम, क्योंकि रूस अब महाशक्ति नहीं रहा। वो जैसे सोवियत संघ को हम महाशक्ति मानते थे, अब रूस महाशक्ति नहीं है। हम मानते हैं यद्यपि उसके पास अणु है, परमाणु है, ये शक्तियां हैं, लेकिन वो आर्थिक रूप से इतना जर्जर हो चुका है, उसकी आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है, जिसके कारण वो अणु परमाणु का को प्रयोग तक नहीं किए कर सकता। इसके अलावा जो विदेशों में उसकी उपस्थिति है, जिस तरह हम बात करते हैं कि फॉरेन में, तो फॉरेन उनके अनुसार जो परराष्ट्रों के अंदर, दूसरे राष्ट्रों के अंदर उनकी जो उपस्थिति है वो घट चुकी है। वीटो का पावर भी अब वो ज्यादा उपयोग नहीं कर रहा है, वो उसमें नहीं है, इतनी बड़ी शक्ति नहीं है कि वो वीटो का उपयोग करके अमेरिका के विरुद्ध कोई चीज का उपयोग कर सके। वीटो का तो इतनी शक्ति उसके अंदर नहीं है। तो एक तरीके से गौण भूमिका के रूप में वो इस समय अदा कर रहा है। अगर हम बात करते हैं 1991 की, 1991 में जो खाड़ी युद्ध हुआ था, जो खाड़ी की बात है, तो उसके संदर्भ में भी ये क्या है, मौन भूमिका अदा की थी इन्होंने। एक तरीके से मौन रहा था, अपने चुप रहा था कि इस संदर्भ में उन्होंने कुछ भी अपना स्टेटमेंट नहीं दिया 1991 में। तो एक तरीके से सिर्फ मूक दर्शक बन के बैठा रहा। इसकी जो शांति सेनाएं हैं उसमें भी भागीदारी बहुत कम है। जहां भी यूएनओ अपनी शांति सेनाएं भेजता है वहां रूस की भागीदारी बिल्कुल नगण्य की तरह है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि विश्व में राजनीति में रूस की भूमिका गौण भूमिका है, पहली बात। दूसरा क्या है, अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, सेकंड पॉइंट, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में पहले जिस तरह विरोध की भूमिका निभाता था, अब ये सहयोग की भूमिका निभा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग की भूमिका, सहयोग की भूमिका लिख दो या सहयोग कर दो। देखिए अगर हम बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ इसका ने सहयोग निभाना शुरू कर दिया। पहले क्या था, जब ये संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में, जो हम बात करते हैं सोवियत संघ की, सोवियत संघ
एक तरीके से अड़ंगा लगाने का काम करता था। अड़ंगा लगाने का काम करता था। जो भी प्रस्ताव लेके आता अमेरिका, उसमें क्या लगा देता? अड़ंगा लगा देता। वीटो पावर का उपयोग करता था। वीटो पावर का उपयोग करता था, जिससे विकास कार्य बाधित होते थे एक तरीके से। अब ये किसी भी कार्य में बाधा नहीं डालता है। अब क्या नहीं करता? यूएनओ के या विकास संबंधी कार्य में कोई बाधा नहीं। विकास संबंधी कार्यों में बाधा नहीं डालता। क्या नहीं डालता? कोई भी बाधा नहीं डालता है। और इसके अलावा जो सोवियत संघ की भूमिका रही, सोवियत संघ की के जो दायित्व थे, हम भूमिका नहीं कहेंगे, दायित्वों की बात करेंगे, वो दायित्व किसने ले लिए? अब रूस ने ले लिए। अब ये उन दायित्वों को पूरा कर रहा है। क्या कर रहा है? उन दायित्वों को पूरा कर रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ एक तरीके से सहयोग की भावना के साथ ये काम कर रहा है। ये इसने, हम देखते हैं इनका जो राष्ट्रपति था बोरिस की बात की हमने। पश्चिमी सभ्यता से या पश्चिम से ये ज्यादा प्रभावित था, खुले बाजार से ज्यादा प्रभावित था। बोरिस येल्त्सिन, पूरा नाम है बोरिस येल्त्सिन। बोरिस येल्त्सिन। अगर हम बोरिस येल्त्सिन की बात करें तो इन्होंने क्या कहा है कि अब शीत युद्ध समाप्त हो चुका है। शीत युद्ध क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। शीत युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया। जैसे ही विखंडन हुआ सोवियत संघ का, शीत युद्ध वहीं से समाप्त हो गया। तो इन्होंने खुद 31 मार्च 1992 में जो सुरक्षा परिषद है, कब? 31 मार्च 1992 में सुरक्षा परिषद में जो लीबिया पे जो प्रतिबंध लगाए गए, उस संदर्भ में भी प्रस्ताव के साथ ये सहयोग की भूमिका इन्होंने निभाई। किस पर? लीबिया पे जो प्रतिबंध लगे। किस पर? लीबिया पर प्रतिबंध। तो कहने का मतलब अब ये किसी भी तरीके के बाधा नहीं डाल रहा है किसी चीज में, एक तरीके से यूएनओ के साथ सहयोग करने की कोशिश कर रहा है। पश्चिमी जो देश है, अगर हम पश्चिम की जो हम कह सकते हैं लोकतंत्री व्यवस्था है, उसके साथ सहयोग करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा यही नहीं, ये अमेरिका के साथ भी सहयोग संबंध बना रहा है। अमेरिका के साथ अगर हम इनकी सहयोग की और बात करते हैं तो अमेरिका के साथ सहयोग की नीति। अमेरिका के साथ कैसी नीति अपना रहा है? सहयोग की नीति अपना रहा है। किस तरह अपना रहा है? अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो इनका राष्ट्रपति था बोरिस येल्त्सिन, ये बोरिस येल्त्सिन, इन्होंने अमेरिका की तरफ अपना हाथ बढ़ाया दोस्ती का एक तरीके से। और बुश के साथ, किसके साथ? बुश जो राष्ट्रपति था अमेरिका का, क्या था? राष्ट्रपति था। इसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए, राजनयिक संबंध स्थापित किए, है ना। तो रूस को जो पहले एक तरीके से मना कर रहा था स्थायी सदस्य मानने से संयुक्त राष्ट्र संघ में, हम कहते हैं सुरक्षा परिषद का, तो इन्होंने सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य मान लिया। किसने? अमेरिका ने इन्हें स्थायी सदस्य मान लिया। इस कारण से कि बोरिस ने बुश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए, सहयोग की भावना के साथ इन्होंने काम करना शुरू किया। इसके अलावा लोकतंत्र की बात करें, ये लोकतंत्र की अगर हम बात करते हैं, मुक्त बाजार की बात करते हैं, मुक्त बाजार की अगर हम बात करें, स्वतंत्रता की हम बात करें, जो कि ये सब कुछ हम अगर लोकतंत्र की बात करें, मुक्त बाजार की बात करें, स्वतंत्रता की बात करें, ये अमेरिकी चीजें हैं। अमेरिका इन पर फोकस करता है, लोकतंत्र पर। इनमें सहयोग देने की बात कही कि हम पूर्णतः इस चीज के लिए सहयोग आपके साथ निभाएंगे। और 1992 में अमेरिका के साथ एक शिखर वार्ता की, जिसमें वाशिंगटन चार्टर एक समझौता किया 1992 में। कब? 1992 में
वाशिंगटन समझौता। क्या समझौता हुआ? वाशिंगटन समझौता हुआ, कह सकते हैं वाशिंगटन चार्टर बोलो इसको, एक चार्टर हुआ, इसमें समझौता हुआ, इसमें 9 चीजों पर सहमति हुई। 9 समझौतों पर क्या हुई? वाशिंगटन जो चार्टर है, वाशिंगटन चार्टर है, सॉरी वाशिंगटन जो चार्टर है, उस वाशिंगटन चार्टर में 9 समझौते पर एक तरीके से सहमति हुई दोनों के बीच, जब अमेरिका शिखर सम्मेलन हुआ था, अमेरिका के साथ शिखर सम्मेलन। कब हुआ? 1992 में, जिसमें वाशिंगटन चार्टर हुआ, जिसमें एक समझौते हुए, जिसमें 9 समझौतों पर सहमति हुई। तो एक तरीके से अमेरिका के साथ सहयोग की नीति अपनाई रूस ने। अगर हम रूस की बात करें चीन के साथ, तो चीन के साथ अगर हम इनके संबंधों की बात करेंगे तो चीन के साथ मित्रवत व्यवहार किया, चीन के साथ मित्रवत अर्थात मित्र के समान मित्रवत संबंध स्थापित करने की कोशिश की। चीन पहले से ही अच्छे संबंध इसके साथ बनाना चाहता था, कारण ये दोनों साम्यवादी व्यवस्था से जुड़े हुए देश रहे हैं। तो इन्होंने 1992 में चीन की यात्रा की, यहाँ के राष्ट्रपति महोदय ने, और वहां पर यात्रा के दौरान मित्रवत व्यवहार का अपने सामने रखा और कहा कि दोनों अपनी अपनी सीमाओं के क्षेत्रों में जो सैनिकों की है उसमें कमी करेंगे। तो क्या बात रखी कि सीमा क्षेत्रों पर सैनिक कमी की बात की, सैनिक कमी की बात पर सहमति। कब? 1992 के अंदर, है ना। और एक मित्रवत व्यवहार की बात हुई, दोनों में मित्रता बढ़ने लगी, तो चीन के साथ भी मित्रवत संबंध स्थापित किए रूस ने। यह रूस की विदेश नीति रही है। इसके अलावा जापान की हम बात करते हैं, इन्होंने जापान के साथ भी संबंध सुधारने की कोशिश की। इनके संबंध अच्छे नहीं थे जापान के साथ, उसका कारण था, उसकी हम बात करेंगे। जापान के साथ संबंध घनिष्ठ करने की कोशिश, कैसे संबंध अच्छे बनाने की कोशिश कर सकते हैं, संबंध अच्छे बनाने की कोशिश। देखिए किस तरह जापान के साथ ये अच्छे संबंध स्थापित करना चाह रहे थे, उसकी अगर हम बात करें तो जापान के उत्तर में, जापान है ये जापान के उत्तरी भाग में, इनको मैं मिटा देता हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। तो जापान के साथ संबंध अच्छे बनाने की कोशिश, इसमें हम देखते हैं कि जापान के साथ किस तरह की, जापान है इसके उत्तरी भाग में, कौन से भाग में? उत्तरी भाग में टापू है, 4 टापू। क्या कितने टापू है? 4 टापू है इसके उत्तरी भाग में। इन्हें कुरिल टापू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुरिल टापू, कुरिल टापू। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो इसमें अमेरिका के सहयोग से इन टापुओं के ऊपर रूस ने अपना अधिकार कर लिया। इन टापुओं के ऊपर किसने? रूस ने अपना अधिकार कर लिया। इन टापुओं के ऊपर किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से रूस ने इन टापुओं के ऊपर क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया। जब अपना अधिकार कर लिया इनके ऊपर, तो जाहिर बात है जापान के और रूस के संबंध क्या हो गए? बिगड़ गए। तो एक तरीके से रूस और जापान दोनों के संबंध बिगड़े हुए हैं। उनके संबंधों में सुधार के लिए कोशिश की गई, और कोशिश क्या हुई कि यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं रूस के, इन्होंने वहां जाने की एक यात्रा की तैयारी की। किसकी तैयारी की? एक यात्रा की तैयारी। लेकिन जैसे ही इस यात्रा की तैयारी की सूचना वहां के लोगों को मिली, तो वहां के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। रूस के लोगों ने भी विरोध किया, और साथ में हम कहें तो जापान के लोगों ने भी इस चीज का विरोध किया। लेकिन इन्होंने एक तरीके से कोशिश तो की, यात्रा करने की कोशिश की,
तो हम कह सकते हैं एक तरीके से संबंध सुधारने की, अच्छे बनाने की कोशिश से जापान के साथ की गई। और जापान हमेशा से कहा गया है कि संबंध जब सुधरेंगे जब इन 4 टापुओं पे हमारा अधिकार पुनः स्थापित हो जाए, हमें पुनः ये 4 टापू लौटा दे, उसके बाद ही हम बातचीत आगे करेंगे। तो ये रही इनके जो जापान के साथ। अगर हम बात करते हैं रूस की, अमेरिका के साथ एक परमाणु हथियार जो कटौती संबंधी एक सहमति हुई 2009 में, तो उसकी बात कर लेते हैं। अगर हम छठा इसका पॉइंट देखें विदेश नीति में, तो जापान के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की हम देख चुके हैं। छठी बात करते हैं, अगर हम छठी बात करते हैं या छठे नंबर का है, तो रूस के साथ अमेरिका ने परमाणु हथियार, रूस के साथ अमेरिका या अमेरिका के साथ रूस, एक ही बात है। अमेरिका ने रूस और अमेरिका दोनों के, हम कह सकते हैं रूस और अमेरिका दोनों ने परमाणु हथियार कटौती, परमाणु हथियार कटौती, और कहने का मतलब है जो परमाणु हथियार है उनमें कटौती पर एक सहमति व्यक्त की, एक सहमति व्यक्त की 2009 की बात है। तब ये 2009 की बात है, जब क्या हुआ था और कि परमाणु जो हथियार है, ये परमाणु हथियार हमेशा से क्या रहे हैं, देश के क्या पूरे विश्व के लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकते हैं कभी भी। इस बात को अमेरिका भी जानता है, रूस भी जानता है, सभी देश भी जानते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि परमाणु हथियारों पर अब होड़ पहले जैसी नहीं रही है कि हम होड़ करें और होड़ के आधार पर परमाणु हथियारों का अधिकतर हम निर्माण करें। इन पर क्या होनी चाहिए, निर्माणों पर रोक लगनी चाहिए और इन पर कटौती करनी चाहिए। और इसी संदर्भ में हम देखते हैं तो बराक ओबामा की बात करते हैं। बराक ओबामा और दिमित्री देव दोनों के बीच भी एक संबंध, एक समझौता हुआ, दोनों के साथ एक संयुक्त अधिवेशन भी हुआ और रूस के और अमेरिका के संबंधों में एक नया, हम कह सकते हैं एक नया युग की शुरुआत हुई, एक सहयोग की बात हुई। बराक ओबामा और जो रूस का जो वो था राष्ट्रपति, उनका नाम था दिमित्री क्या था, दिमित्री मेदवेदेव। दोनों के मध्य समझौते हुए, दोनों के मध्य क्या हुए, समझौते हुए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं रूस और अमेरिका के जो संबंध है वो काफी सुधार हुए। तो इसके बाद अगर हम रूस और राष्ट्रकुल की बात करते हैं, राष्ट्रकुल का मतलब वही संयुक्त सोवियत संघ की हम बात कर लेते हैं, उनके साथ संबंध कैसे हैं, जो सोवियत संघ से अलग होने वाले देशों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, रूस एवं राष्ट्रकुल संबंध। देखिए, रूस सबसे बड़ा गणराज था, तो सबसे बड़ा गणराज हुआ और अन्य थे, तो एक तरीके से रूस और राष्ट्रकुल का मतलब है वो अन्य 11 गणराज, वैसे टोटल 12 गणराज थे लेकिन उनमें से 11 गणराज, इन 11 गणराज्यों में ने रूस को सहमति प्रदान की। क्या दी, प्रदान की, सहमति प्रदान की, तथा यूएनओ में सोवियत संघ की जगह, सोवियत संघ की जगह लेने की सिफारिश भी की। क्या की, इन्होंने 11 गणराज्यों ने रूस को सहमति प्रदान करते हुए क्या किया, इनके साथ एक तरीके से संघ की जगह लेने की बात भी की गई। तो रूस के अन्य गणराज्यों में जैसे कजाकिस्तान है ना, तो हम कह सकते हैं कजाकिस्तान की एक राजधानी थी जिसका नाम था अलमाटा। क्या था, अलमाटा। इस राजधानी में ये एक समझौता हुआ इन 11 गणराज्य और रूस के बीच में। इन 11 गणराज्यों की जो राष्ट्रपति है और जो रूस है, इनके बीच में एक
समझौता हुआ और इन्होंने ये कहा कि हमें क्या है, हम आपके साथ हैं, आपके सहयोगी हैं और हम आपको यूएनओ में सोवियत संघ की जगह लेने की सिफारिश करते हैं। तो इन गणराज्यों ने सोवियत संघ की जगह लेने के लिए सिफारिश की। साथ में ये कहा कि हम सभी गणराज्य राष्ट्रकुल के संस्थापक देश हैं। एक तरीके से हम क्या है, सब के सब एक साथ संस्थापना की, हमने स्थापना की है, तो एक तरीके से हम राष्ट्रकुल के क्या है, संस्थापक हैं। राष्ट्रकुल के क्या है, संस्थापक हैं। हम सभी के सभी गणराज्य क्या है, राष्ट्रकुल के सह संस्थापक है। संस्थापक नहीं कहेंगे हम, सह संस्थापक कहेंगे तो ज्यादा ठीक है। सह संस्थापक है क्योंकि हमने एक साथ स्थापना की है राष्ट्रकुल की। तो हमारे अधिकार समान होंगे, हम सब स्वतंत्र सार्वभौमिक होंगे। तो इनको दूसरा, पहली तो ये समझौता हुआ, दूसरा अधिकार समान होंगे। क्या होंगे, अधिकार समान होंगे। इसके अलावा क्या होगा कि हम सार्वजनिक रूप से स्वतंत्र होंगे और स्वतंत्र सार्वभौमिक होंगे, स्वतंत्र सार्वभौमिक होंगे, सार्वभौमिक। और हम अपनी अपनी जो सीमाएं हैं उनको मानेंगे। तो सीमाओं की बात की इन्होंने कि हम क्या करेंगे, अपनी अपनी सीमाओं को भी मानेंगे। इसके अलावा परमाणु अस्त्र शस्त्रों पर सदस्य देशों का क्या होगा, अधिकार होगा। जितने भी परमाणु अस्त्र है, परमाणु अस्त्र शस्त्रों पर सदस्य देशों का समान अधिकार होगा। तो कहने का मतलब है, जब रूस और राष्ट्रकुल रूस और वो गणराज्यों से मिलकर बना है, एक तरीके से हम कह सकते हैं, इनके सह संस्थापक है ये राष्ट्रकुल के। तो इन्होंने एक समझौता किया, 11 गणराज्यों ने रूस को सहमति प्रदान करते हुए कहा कि सोवियत संघ की जगह वो ले सकता है, हम इसकी सिफारिश करते हैं, है ना। एक समझौता हुआ अलमाटा में, जो कि हम बात करते हैं कि अब कजाकिस्तान की क्या थी, राजधानी थी, उस कजाकिस्तान की राजधानी अलमाटा में ये समझौता हुआ। जिसमें दूसरी बात ये रही कि हम क्या सभी समान हैं, सभी सह संस्थापक है, तो सभी के समान अधिकार होंगे, स्वतंत्र सार्वभौमिक होंगे हम सबके सब। इसके अलावा परमाणु अस्त्र शस्त्रों पर सभी सदस्य देशों का समान अधिकार होगा। ये इस तरीके की यहां पर बात हुई इस समझौते के तहत। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यूक्रेन और रूस, जो यूक्रेन है से एक क्रीमिया जो अलग होकर रूस में जा मिला, उस संदर्भ में भी हम बात करेंगे। जो कि राष्ट्रकुल के सदस्यों की हम बात कर रहे हैं, छठी अलग पॉइंट बना लेते हैं, इसको अलग पॉइंट के रूप में हम बात करेंगे, 7वां पॉइंट बना लेते हैं। तो जो यूक्रेन है, क्या यूक्रेन, हम यूक्रेन की बात करते हैं, तो यूक्रेन से अलग होकर यूक्रेन से क्या होकर अलग होकर, क्या क्रीमिया, जो क्रीमिया है ये किस में मिल गया, क्रीमिया रूस में जा मिला, रूस में मिल गया। या हम कह सकते हैं कि यूक्रेन से अलग करके क्रीमिया को रूस ने अपने उसमें मिला लिया। 2014 की अगर हम बात करें, हम 2014 की बात करें तो रूस ने पश्चिमी देशों के साथ इस तरह अपने संबंध खराब कर लिए। भाई पश्चिमी देशों के संबंध खराब हो गए इस कारण से, क्योंकि यूक्रेन से क्रीमिया को अलग करके रूस ने क्या कर लिया, अपने यहां पर मिला लिया। जब क्रीमिया अलग हो गया, जब ये क्रीमिया अलग हुआ यूक्रेन से और रूस में मिला, तो रूस ने क्या किया, क्रीमिया में क्या करवाया, जन सहमति करवाई, जन सहमति मतदान करवाया और उसके आधार, उसको आधार बनाकर अपने उसमें मिला लिया, जिसके कारण जो पश्चिमी देश हैं वो इनसे संबंध खराब कर लिए। पश्चिमी देशों के संबंध इससे क्या हो गए, थोड़े से खराब हो गए। और पश्चिमी देशों के साथ जब संबंध थोड़े से खराब हुए अगर हम करते हैं, तो G8 से, किससे, G8 ध्यान रखना, G8 से रूस को निलंबित कर दिया गया, रूस को निलंबित कर दिया। G8 से क्या कर दिया, रूस को निलंबित कर दिया। और पुतिन ने 16 मार्च को
2014 को पुतिन ने जन सहमति के आधार पर यूक्रेन को अपने इसमें मिला दिया 16 मार्च 2014 में। तो ये रहे हैं रूस की विदेश नीति रही है। अब भारत के साथ कैसे संबंध है, वो विदेश नीति के अंदर अगर हम रूस की विदेश नीति का प्रश्न आता है तो उसमें भारत के साथ भी संबंध लिखेंगे, लेकिन वो एक अलग टॉपिक के रूप में हम पढ़ने वाले हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। पार्ट 2 में पढ़ेंगे रूस की विदेश नीति के पार्ट 2 में भारत के साथ संबंध, क्योंकि भारत के साथ संबंध ज्यादा अच्छे से पूछे जा सकता है, अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो वो इसके साथ करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर प्रश्न आए रूस की विदेश नीति तो उसमें ही जोड़ना है, लेकिन हम एक अलग टॉपिक के लिए पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं रूस की विदेश नीति भारत के साथ संबंध को लेकर चर्चा करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।